चलिए एक ऐसे परिवार की कहानी में चलते हैं जिसके पास अगर आज के हिसाब से देखें तो खरबों डॉलर की दौलत थी। जी हाँ, खरबों। एक ऐसा परिवार जो सिर्फ अपनी कलम के एक ही झटके में साम्राज्य को बना या बिगाड़ सकता था। पर देखिए, कमाल की बात तो ये है कि आज इतिहास की किताबों में उनका नाम ढूंढना भी मुश्किल है। ये कहानी है जगत सेठ की, दुनिया के वो बैंकर जिन्होंने पहले तो इतिहास का रुख मोड़ा और फिर खुद ही इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। $1 ट्रिलियन, सुनने में भी ये नंबर कितना बड़ा लगता है ना। इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। देखिए, आज की तारीख में दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है उसकी कुल संपत्ति भी इसके आसपास नहीं आती। तो ये सिर्फ एक अमीर परिवार की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक ऐसे फाइनेंशियल एम्पायर की कहानी है जिसकी दौलत की तुलना आज के बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी से हो सकती है। तो सवाल तो बनता है कि आखिर इतनी दौलत आई कहाँ से। और ये जो तुलना है ना, ये शायद इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच है। सोचिए, 18वीं सदी की शुरुआत का वक्त है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है और उस वक्त भारत में एक अकेला परिवार, सिर्फ एक परिवार ऐसा था जिसकी अपनी निजी दौलत पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था से ज्यादा थी। और ये बात हम नहीं कह रहे, उस जमाने के ब्रिटिश इतिहासकारों ने खुद लिखा है कि जगत सेठ के खजाने में बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी ज्यादा कैश पड़ा हुआ था। ये सिर्फ अमीर होना नहीं था, ये पावर का एक ऐसा लेवल था जो दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखा हो। तो चलिए मिलते हैं जगत सेठ परिवार से। इनकी कहानी में एक बहुत ही गहरा और कहें तो एक अजीब सा विरोधाभास है। वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी उभरती हुई ताकत को भी पैसा दिया, उनको भी फाइनेंस किया। लेकिन विडंबना देखिए, उन्होंने उसी ताकत को अपने पैसों से सींचा जो एक दिन उन्हीं को और उनके पूरे साम्राज्य को निगलने वाली थी। ये कहानी है पैसे की, ताकत की और उन नतीजों की जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए उनके इस अविश्वसनीय सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो दुनिया के बैंकर कैसे बने, उन्होंने पैसों का इतना बड़ा साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे किया, और फिर कैसे एक मामूली सा अपमान भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की वजह बन गया। तो हमारी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के भारत से। वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और देश में व्यापार की, बिजनेस की नई नई संभावनाएं पैदा हो रही थीं। और ठीक इसी दौर में एक नाम उभर कर सामने आया, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर खुद पावर का दूसरा नाम बन गया। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जगत सेठ सिर्फ किसी का नाम नहीं था, नहीं, ये एक टाइटल था, एक उपाधि जो खुद मुगल बादशाह ने दी थी। और इसका मतलब था दुनिया का बैंकर। सोचिए, ये उस दौर का सबसे बड़ा सम्मान था जो उनकी फाइनेंशियल पावर पर एक तरह की शाही मोहर लगाता था। आप यूं समझिए कि वो उस समय भारत के रॉथस्चाइल्ड्स थे, एक ऐसा नाम जिस पर बादशाह तक भरोसा करते थे। इस परिवार की नींव कई पीढ़ियों की मेहनत पर टिकी थी। शुरुआत की हीरानंद शाह ने, जो राजस्थान से आए एक व्यापारी थे। लेकिन कहानी में जो असली मोड़ आया वो तब आया जब उनके बेटे माणिक चंद ने अपना कारोबार बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में जमाया। देखिए, बंगाल उस वक्त मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर, सबसे कमाऊ सूबा था और वहां के नवाब का बैंकर बन जाने का मतलब था सीधा पावर के सेंटर में पहुंच जाना। और बस उनके पोते फतेह चंद के वक्त तक तो परिवार की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि खुद मुगल बादशाह को उन्हें जगत सेठ का खिताब देना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इतने शक्तिशाली बने कैसे। देखिए, उनकी ताकत का राज सिर्फ पैसा उधार देना नहीं था, नहीं, उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था जिसने उन्हें बंगाल की इकोनॉमी का सेंटर पॉइंट बना दिया था। यूं समझिए, वो सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं थे, वो खेल के नियम बना रहे थे। उनके इस फाइनेंशियल एम्पायर के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, टकसाल पर मोनोपोली, मतलब बंगाल में जो भी सिक्का ढलेगा वो उनकी इजाजत से ढलेगा और हर सिक्के पर उनका कमीशन होगा। दूसरा, हुंडी नेटवर्क पर उनका कंट्रोल। अब ये हुंडी क्या है? ये एक तरह का क्रेडिट नोट था, समझिए आज के बैंक चेक जैसा। इससे व्यापारियों को सोने चांदी से भरे संदूक लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और तीसरा, वो शाही खजाने को मैनेज करते थे, मतलब बंगाल से जो भी टैक्स इकट्ठा होता था वो उन्हीं के नेटवर्क के जरिए दिल्ली बादशाह तक पहुंचता था। वो सच में उस इलाके के सेंट्रल बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टॉक एक्सचेंज सब कुछ एक साथ थे। और ये सब बातें कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही जा रही हैं, ये शब्द हैं उनके सबसे बड़े बिजनेस कॉम्पिटिटर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल हिस्टोरियन रॉबर्ट ओम के। मतलब दुश्मन भी उनकी हैसियत को मानने पर मजबूर थे। ये बात उनके कद को और भी ज्यादा साफ कर देती है। जरा सोच कर देखिए, एक प्राइवेट फैमिली बिजनेस का मुकाबला यूरोप की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था बैंक ऑफ इंग्लैंड से किया जा रहा था। वो सिर्फ भारत में अमीर नहीं थे, वो उस दौर के ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेज पर एक सुपर पावर थे। और देखिए, सीधी सी बात है, जब आपके पास इतनी दौलत हो तो उसका असर सिर्फ बाजारों तक नहीं रहता। बहुत जल्द जगत सेठ की इकोनॉमिक पावर पॉलिटिकल पावर में बदल गई। वो अब सिर्फ बैंकर नहीं थे, वो बंगाल के किंग मेकर बन चुके थे। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला उनके दफ्तर में होने लगा था। उन्होंने अली वर्दी खां जैसे नवाबों को गद्दी पर बैठाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस तक को फाइनेंस किया। नवाबों को दिल्ली में मुगल बादशाह को जो सालाना टैक्स भेजना होता था उसके लिए भी जगत सेठ का ही क्रेडिट काम आता था। और सबसे बड़ी बात,
वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी सबसे बड़े फाइनेंसर थे। जैसा कि एक हिस्टोरियन ने कहा है, उनमें बंगाल के शासक समेत किसी को भी बनाने या बिगाड़ने की ताकत थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतनी ताकत होती है वहां टकराव भी होता है। और इस परिवार की कहानी में भी एक ऐसा ही नाटकीय मोड़ आया, एक पर्सनल झगड़ा जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। और यही कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, सिराजुद्दौला, बंगाल का नया नवाब। वो जवान था, गरम मिजाज का था और उसे जगत सेठ की ये बेहिसाब ताकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सेठों की इस पावर को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता था। टकराव की शुरुआत हुई एक अजीबोगरीब मांग से। नवाब सिराजुद्दौला ने जगत सेठ मेहताब चंद से 3 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रकम मांग ली। ये एक नामुमकिन मांग थी। मेहताब चंद ने बहुत विनम्रता से मना कर दिया और समझाया कि इतनी बड़ी रकम एक साथ कैश में देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका पैसा तो पूरे प्रांत के बिजनेस में लगा हुआ है। ऐसा करने का मतलब था पूरी इकोनॉमी को ही रोक देना। और बस यहीं पर नवाब वो गलती कर बैठा जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। इनकार से वो इतना आग बबूला हुआ कि उसने भरे दरबार में जगत सेठ मेहताब चंद पर हाथ उठा दिया। अब यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा अपमान था जिसकी उस समाज में कोई माफी नहीं थी। एक शासक दुनिया के सबसे बड़े बैंकर को सबके सामने जलील कर रहा था। इस एक पल ने बंगाल के सबसे ताकतवर परिवार को नवाब का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। उस अपमान का नतीजा बहुत भयानक निकला। जगत सेठ ने फैसला किया कि अब वो इस राज्य को नहीं बल्कि इसके तख्ता पलट को फाइनेंस करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में बार बार सुनने को नहीं मिलता। क्या होता है जब दुनिया का सबसे अमीर बैंकर बदला लेने पर उतर आए? जगत सेठ ने अपनी पूरी ताकत इतिहास को दोबारा लिखने में लगा दी। तो फिर साजिश की पूरी बिसात बिछाई गई, मोहरे चुने गए। पैसा और दिमाग जगत सेठ का था। मिलिट्री पावर यानी कि तलवार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जिसका लीडर था रॉबर्ट क्लाइव। और उन्हें एक अंदर के आदमी की जरूरत थी जो था मीर जाफर, नवाब का ही एक नाराज सेनापति जिसे बदले में बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया गया। और इस तख्तापलट की कीमत क्या थी? 40 लाख पाउंड। 1757 के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय रकम थी, आज के अरबों डॉलर के बराबर। ये वो कीमत थी जो जगत सेठ ने रॉबर्ट क्लाइव को उसकी पूरी सेना के खर्चे के लिए देने का वादा किया। मतलब एक अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने बंगाल पर ब्रिटिश जीत को फाइनेंस कर दिया। और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी और सबसे दुखद पड़ाव पर आते हैं। कैसे उनकी सबसे बड़ी जीत ही उनके खात्मे की वजह बन गई। साजिश पूरी तरह से कामयाब रही। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराज-उद-दौला के हजारों की सेना क्लाइव की मुट्ठी भर सेना से हार गई। पर यह कोई मिलिट्री चमत्कार नहीं था, ये एक धोखा था। मीर जाफर और दूसरे साजिशकर्ता अपनी अपनी सेनाओं को लेकर बस चुपचाप खड़े रहे। जगत सेठ का बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन उन्होंने अनजाने में सत्ता एक ऐसी ताकत के हाथ में दे दी थी जिसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और इसके बाद पतन बहुत ही तेज और क्रूर था। सिर्फ 6 साल के अंदर नए नवाब मीर कासिम ने, जो उन्हें अंग्रेजों का साथी मानता था, मेहताब चंद और उनके चचेरे भाई को मुंगेर के किले से गंगा में फेंकवाकर मरवा दिया। इसके कुछ ही वक्त बाद अंग्रेजों ने, जिन्हें अब अपने इन बैंकरों की कोई जरूरत नहीं थी, बंगाल के पूरे खजाने पर सीधा कंट्रोल कर लिया। इससे सेठों का कारोबार ही खत्म हो गया। ब्रिटिशों को दिए गए उनके बड़े बड़े कर्ज कभी चुकाए नहीं गए और 1900 आते आते दुनिया के सबसे अमीर बैंकर गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है। जगत सेठ की कहानी एक जबरदस्त लेकिन साथ ही एक चेतावनी भरी कहानी भी है। यह हमें याद दिलाती है कि पैसा ताकत तो खरीद सकता है, लेकिन शायद भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्या अपने एक अपमान का बदला लेने की धुन में दुनिया के सबसे महान बैंकरों ने अनजाने में अपने ही विनाश को फाइनेंस कर दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजता रहेगा।